नमस्ते छात्रों, मैं विवेक, प्रभात की स्कूल अकोला। आज की हिंदी व्याकरण तासिका में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम वर्ण विचार यह पाठ जानने का प्रयत्न करेंगे। छात्रों, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पाठ हमें 4 अंकों के लिए पूछा जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इस पाठ की तैयारी हमें किस तरह से करनी है। छात्रों, पाठ का नाम है वर्ण विचार। तो आप सभी को वर्ण की परिभाषा जो है वह याद करनी पड़ेगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं तथा वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इस तरह से पढ़ाई आपको करनी है कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनियां जो है बिना किसी रुकावट से बाहर आती है तो उसे स्वर कहते हैं। और हिंदी में 11 स्वर है। और यह जो स्वर है तो स्वर के भेद कितने हैं? तो हिंदी में स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर। तो इस तरह की परिभाषाएं जो है हमें याद करनी पड़ेगी कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। अ, ई, उ, री, यह ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में चुटकी भर का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उनकी संख्या 7 है। तो इस तरह से पढ़ाई आपको करनी है। बाद में आता है व्यंजन। फिर व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा तो हमने देख ली, उसी तरह व्यंजन की परिभाषा भी आपको याद करनी पड़ेगी। जिन स्वरों के या जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लगती है अथवा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियां जो है वह रुकावट के साथ बाहर आती है, ऐसे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। फिर हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल व्यंजन कितने हैं, यह सभी जो थोड़ी थोड़ी बातें जो है आपको याद करनी पड़ेगी। हिंदी में जो मूल व्यंजन जो है वह 33 है। 4 व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन किस तरह से बनते हैं, कौन कौन से वर्णों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें जो है आपको इस पाठ के माध्यम से देखना है और समझना है। छात्रों, तो चलिए इस पाठ की अतिरिक्त जानकारी हम कुछ 2-2 मिनट में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर के भेद। व्यंजन जो है, व्यंजन जो मूल व्यंजन जो है उनकी संख्या कितनी है। मूल व्यंजनों की जो अलग अलग प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्मा व्यंजन होते हैं। तो हिंदी में स्पर्श व्यंजन जो है उनकी संख्या है 25। क से लेकर म तक जो सभी जो व्यंजन जो है वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। बाद में आता है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, यह अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। ऊष्मा व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 होती है। और वो कौन कौन से? तो श, श, स, ह। फिर ऐसे वर्णों को अथवा ऐसे व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? ये जो 4 व्यंजन जो है वो ऊष्मा व्यंजन क्यों है? तो ये थोड़ी थोड़ी बातें जो है आपको पाठ के माध्यम से पढ़ना है, जिसकी वजह से आप इस पाठ का अध्ययन जो है ठीक से कर सकते हो। तो चलिए छात्रों, अगला हमारा मुद्दा जो है कि र के विभिन्न रूप कौन कौन से है। कि र जो है एक व्यंजन होते हुए भी मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, देखो राष्ट्र, पर्वत, प्रदेश, यहाँ पे पदेन लगा है, यहाँ पर रेप है, यहाँ पे फिर से पदेन लगा है। तो इस तरह से र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं और ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं उसकी आपको एक सूची तैयार करनी है कि आने वाले परीक्षाओं में र के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण चुनकर लिखिए। अगर इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो आप ठीक से जवाब लिख सकते हो। आइए आगे देखते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। आप लोगों को तो पता ही है कि स्वर और व्यंजन, लेकिन अनुस्वार भी होता है। जो शिरोरेखा जो रहती है, शिरोरेखा के ऊपर बिंदु रहता है, अनुस्वार होता है। शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु रहता है। इस तरह से देखिए कुछ उदाहरण जो है हम बोल सकते हैं, जैसे हंसना, ह के ऊपर जो है चंद्र बिंदु है तो वहां पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। पंखा शब्द के ऊपर सिर्फ एक अनुस्वार दिया है, मतलब वहां पे एक बिंदु दिया है, मतलब वो अनुस्वार है। तो थोड़ी थोड़ी बातें जो है आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले परीक्षाओं में किस शब्द के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, मतलब चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर
अनुस्वार का प्रयोग होता है वह भी आपको देखना है। छात्रों, इस पाठ में और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वर्ण जो है वर्ण जोड़े भी जाते हैं, मतलब दो अलग अलग वर्ण या व्यंजन जोड़ के संयुक्त व्यंजन तैयार होते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। देखो श, श, त्र, ज्ञ। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 है। ठीक है। उसके बाद में आता है द्वित्व व्यंजन। फिर द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर है? यहाँ पर दो अलग अलग व्यंजन है, यहाँ पे त है, यहाँ पे र है। दो विभिन्न व्यंजनों का मेल यहाँ पे हुआ है, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन है। लेकिन द्वित्व व्यंजन में जो पक्का शब्द हमने लिखा है उसमें क और क का ही मेल है, मतलब एक ही व्यंजन जो है दो बार लगकर आया है, मतलब जुड़कर आया है, तो इसलिए ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लीजिए, सच्चा, च को च लगा हुआ है। तो इस तरह से ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें को अगर हम समझ लेते हैं तो आने वाली परीक्षाओं में इस पाठ के ऊपर जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्न के जवाब जो है हम उचित रूप से लिख सकते हैं। तो छात्रों, इसके बाद इस पाठ में आता है कि विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग ह की तरह होता है और जो शब्द का अंतिम अक्षर जो है उस अंतिम अक्षर के बाद में विसर्ग का प्रयोग होता है दो बिंदुओं के रूप में, जैसे स्वतः। ठीक है। त के बाद में दो डॉट लगते हैं, चिन्ह लगते हैं ना, तो उसको विसर्ग कहते हैं। तो छात्रों, इस पाठ में और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है वो होता है कि शब्द दिया जाता है और उस शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, अथवा आपको वर्ण विच्छेद किया हुआ रहता है और उस वर्ण विच्छेद से उचित शब्द बनाइए। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए एक उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वर्ण विच्छेद में हमने अध्यापक शब्द लिया है। अध्यापक में फिर ऐसे शब्दों का वर्ण विच्छेद किस तरह से तैयार करते हैं? तो यहाँ पे अध्यापक में पहला जो अक्षर जो है वो है अ एक स्वर है, तो स्वर को हम जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। बाद में ध और य, अध्या, ध्या। ध्या में पहला जो उच्चारण जो है जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है वो ध है। यहाँ पे ध हलंत लगा दिया हमने। हलंत देखो ऐसे वर्णों के नीचे लगते हैं कि जिस अक्षर के अंदर स्वर की मात्रा नहीं है। तो यहाँ पे ध है, हलंत लगा दिया। उसके बाद में धन, य, हलंत, बाद में आ, क्योंकि अध्या आ का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे आ गया। बाद में प हलंत, धन अ, ये हो गया प, धन क हलंत, धन अ। तो इस तरह से अध्यापक यह शब्द जो है वो तैयार हो जाता है। तो छात्र, इस तरह से हम किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं और वर्ण विच्छेद करते समय हमें उस शब्द के पहले अक्षर को ध्यान में रखना है और उस आगे आने वाले अक्षरों का वर्ण विच्छेद करते जाना है। तो छात्रों, आने वाली परीक्षाओं में वर्ण विच्छेद के ऊपर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए कम से कम आप ऐसे शब्दों की सूची बनाओ, कम से कम 10 शब्द हमारी किताब से ढूंढकर निकालो और उसका वर्ण विच्छेद आप आपकी रफ कॉपी में कर सकते हो। छात्रों, इस पाठ में और एक महत्वपूर्ण बात, हम तो यह सभी परिभाषाओं को याद तो कर लेते हैं, लेकिन स्वर संबंधी अशुद्धियां और व्यंजन संबंधी अशुद्धियां के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर हम लोग आपकी जब नोटबुक देखते हैं, कॉपी चेक करते हैं, तो हमें स्वर संबंधी और व्यंजन संबंधी अशुद्धियां दिखाई देती है। देखिए, स्वर संबंधी अशुद्धियां में परीक्षा शब्द हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसा जो शब्द जो है कि री की मात्रा हमें रस्व दी है वो गलत है। परीक्षा में री की मात्रा जो है वो दीर्घ होती है, मतलब दूसरी मात्रा होती है। इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। मतलब कभी कभी हमारे द्वारा ऐसे हो जाता है कि स्वर संबंधी अशुद्धियां हमसे हो जाती है, उसी तरह व्यंजन संबंधी अशुद्धियां भी हमसे होती है। प्रसाद जो है हम इस तरह से लिख देते हैं, मतलब प्रसाद जो भगवान मंदिर में जाने के बाद में हम प्रसाद चढ़ाते हैं, तो प्रसाद हम ऐसे लिख देते हो तो बिल्कुल गलत है। इस श के बदले स का प्रयोग होना चाहिए। यही उचित शब्द है, यही शुद्ध शब्द है। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें जो है हमें समझ में अगर आती है तो हम इस आने वाली परीक्षाओं में इस पाठ के माध्यम से जो भी सवाल पूछा जाएगा उस सभी का उचित जवाब हमारे द्वारा लिखा जा सकता है और हमें पूरे अंक मिल सकते हैं। तो चलो छात्रों, इस पाठ की तैयारी आपको मैंने आपको जिस तरह से बताई है उसी तरह से आपको करनी है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस पाठ का जो प्रश्न अभ्यास जो है अगर हल नहीं किया है तो उसको हल करिए। प्रश्न अभ्यास के ऊपर आओ दोहराओ, ऐसे कर कर एक तख्ते के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वहाँ पे दी गई है तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना जो कार्य जो है वो पूरा करना है। तो चलिए छात्रों, आज हम यहीं रुक जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।